भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अकबर। महान मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे, जिसका समय पीरियड है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो आइए हम लोग अकबर के राजनीतिक जीवन के विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट दिया हुआ है, अकबर किस वंश से संबंधित था? तो अकबर मंगोल वंश से संबंधित था। अगला पॉइंट है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं जबकि माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला है, किस मुग़ल सम्राट की माँ को मरियम मकानी भी कहा जाता है? तो मरियम मकानी किसे कहा जाता है? तो अकबर की माँ हमीदा बानो को मरियम मकानी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब अकबर का जन्म हुआ हुमायूं किसकी शरण में था? तो अकबर के जन्म में हुमायूं अमरकोट के राणा वीरसाल की शरण में था। जब हुमायूं ने भारत से भागकर पर्सिया के शाह के यहाँ शरण ली, तब उस समय अकबर को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो उस समय अकबर को अस्करी ने संरक्षण प्रदान किया था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर अपने बाल काल में गजनी और लाहौर का सूबेदार के रूप में कार्य किया था। अगला है, जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उसमें बैरम खां और अकबर ये दोनों सिकंदर शाह सूर का पीछा कर रहे थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, जिस समय अकबर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ उस समय वह किस स्थान पर था? तो उस समय अकबर कालानौर अर्थात गुरदासपुर पंजाब में मौजूद था। अगला पॉइंट है, अकबर को मुग़ल बादशाह कब घोषित किया गया? अकबर को मुग़ल बादशाह 14 फरवरी 1556 को घोषित किया गया। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो ये कालानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। जब अकबर का राज्यारोहण हुआ उस समय उसकी आयु लगभग 13 वर्ष 4 माह की थी। अगला पॉइंट है, मुग़ल सूबेदार तरदी बेग के भाग जाने के पश्चात आगरा एवं दिल्ली पर किसने अधिकार कर लिया था? तो ये हेमू ने अधिकार कर लिया था। हेमू किस शासक का प्रधानमंत्री था? तो हेमू मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। अकबर के नेतृत्व में मुग़ल सेना एवं हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच जो युद्ध हुआ उसको पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं, अर्थात पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 1556 में दिल्ली को खोने वाले हिंदू शासक का नाम हेमू था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये था हेमू उर्फ हेमचंद। अगला है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कौन सा क्रम का शासक था? तो हेमू ये 14वें नंबर का शासक था। अगला है, पानीपत में अनेक युद्ध हुए, वह किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत हरियाणा में स्थित है। बैरम खां कौन था? ये अकबर का संरक्षक था। अकबर बैरम खां के संरक्षण में कब से कब रहा? तो ये 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्का जाते समय अहमदाबाद के पास पाटन में बैरम खां का वध किसने किया था? तो बैरम खां का वध एक अफगान जिसका नाम मुबारक खां रूहानी था ने वध किया था। अब यहाँ बैरम खां के विषय में कुछ तथ्य देख लेते हैं। बैरम खां के विषय में जो तथ्य हैं, बैरम खां एक सिया मतावलंबी था। किस मत को मानने वाला था बैरम खां? तो एक सिया मतावलंबी था बैरम खां। अगला है, बैरम खां बदख्शा निवासी था। हुमायूं और अकबर की पूर्ण स्वामित्व से सेवा इसने की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध की विजय का श्रेय मुख्य रूप से बैरम खां को ही दिया जाता है। उसे मुग़ल सूबेदार तरदी की हत्या का दोष दिया जाता है, अर्थात मुग़ल सूबेदार तरदी की हत्या किसने की थी? ये बैरम खां ने ही की थी। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया। मक्का जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर एक अफगान दल यानी मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। अकबर ने उसके पुत्र अब्दुल रहीम को 1584 में खाने काना की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, अकबर के शासनकाल में 1560 से 62 के समय को किस नाम से इतिहासकार ने अभिहित किया है? तो ये पर्दा शासन या पेटकोट शासन भी कहते हैं इतिहासकार 1560 से 62 के समय को।
अगला है पेटकोट सरकार में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें महामनंगा, आदम खां, जीजी अनंगा शामिल थे। अगला है कौन मुगल काल का एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री माहम अनंगा थी। कौन था? माहम अनंगा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का सबसे पहला आक्रमण किस राज्य पर हुआ था? तो अकबर ने सबसे पहला आक्रमण मालवा पर किया था। मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था? तो अकबर के धाय भाई आदम खान के नेतृत्व में मालवा पर अटैक किया गया था। अकबर ने आदम खां को हटाकर किसे मालवा का सूबेदार बनाया? तो आदम खां को हटाकर अकबर ने पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया था। अगला है पीर मोहम्मद किस नदी के पार करते समय डूबकर मर गया था? पीर मोहम्मद नर्मदा नदी को पार करते समय डूबकर मर गया था। अगला पॉइंट है अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के समय मालवा विजय के लिए अब्दुल्ला खान उज़्बेक उत्तरदायी था। किस मुगल सरदार को अकबर ने स्वयं मारा था? तो मुगल सरदार आदम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। अगला पॉइंट है महामनंगा के पुत्र आदम खां को किसने मारा? तो ये अकबर ने ही मारा था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को धार्मिक प्रसिद्धि से प्रेरित होकर अकबर दरगाह की प्रथम तीर्थ यात्रा के लिए कब रवाना हुआ था? तो अकबर रवाना हुआ था 1565 में। अकबर के अंतर्गत राजपूताना के किस राज ने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो ये आमेर राज ने। राजा मानसिंह किस राज से संबंध रखते थे? तो ये आमेर राज से ही संबंध रखते थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से किस वंश से? तो कचवाहा वंश से किए थे। अगला अकबर ने किस राजपूत राजवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो अकबर ने आमेर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है अकबर किसका दामाद था? अकबर भारमल का दामाद था। अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण के लिए सरफुद्दीन हुसैन को भेजा था। अगला है अकबर के मेड़ता पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक जयमल था। अब यहाँ बात कर लेते हैं हेमू के बारे में। हेमू जन्म से क्या था? बनिया था। अपनी योग्यता के बल पर वह मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति बना। आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला है पानीपत की लड़ाई के दौरान हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण वह बेहोश होकर गिर गया था। हेमू को अकबर और बैरम खां के सम्मुख बंदी बनाकर लाया गया। स्मिथ के अनुसार अकबर ने बंदी का सिर काट लिया था। अकबर ने क्या किया था? बंदी का सिर काट लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला अर्थात गढ़कटंगा या गोडवाना जबलपुर की रानी थी। मंडला गढ़कटंगा या गोडवाना भी कह सकते हैं, वहाँ की रानी थी दुर्गावती। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो मंडला यानी गोडवाना की थी। अगला गोडवाना की रानी दुर्गावती अपने अल्पवयस पुत्र की संरक्षिका थी। उनके अल्पवयस पुत्र का नाम वीर नारायण था। अगला अकबर ने गोडवाना की विजय कब संपन्न की थी? तो 1564 में अकबर ने गोडवाना की विजय प्राप्त की थी। अगला अकबर के समय गोडवाना अभियान का नायक आसफ खां था। अगला रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया? अकबर ने 1564 में दुर्गावती को पराजित किया। अकबर को किस समय उज़्बेकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? 1560 से 67 तक उज़्बेकों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा कब डाला? अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर घेरा डाला था। राजपूताना किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। अगला है अकबर ने जब 1567 में पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराजा उदय सिंह था। अगला अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहा था? तो ये जयमल कर रहे थे। अगला अपने किस अभियान के दौरान अकबर ने राजपूतों का निर्दयतापूर्वक कत्लेआम करवाया और रंजीत विजय प्राप्त की थी? तो ये था चित्तौड़ अभियान के दौरान। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था? तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अकबर ने रणथंभौर पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने 1569 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। अकबर के आक्रमण समय रणथंभौर का किलेदार सुरजन राय हाड़ा था। अगला
अकबर के किस मनसबदार ने मुगलों से विवाह संबंध स्थापित न करने, सिजदा न करने या दरबार में सशस्त्र आने की शर्तें रखी थी? ये रखा था सुरजन राय हाड़ा ने। अगला, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संपन्न नहीं किया था? तो ये मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने ऐसा किया था। अगला है, गुजरात के शासक मोहम्मद शाह तृतीय के किस अमीर ने अकबर के गुजरात के मामले में हस्तक्षेप करने का निमंत्रण दिया था? तो अकबर को निमंत्रण दिया था एतमाद खान ने। अगला, किस इतिहासकार ने अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण कहा? तो ये ऐसा कहा स्मिथ महोदय ने। अगला पॉइंट देखते हैं, किस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की थी या समुद्र का दर्शन किया था? तो गुजरात अभियान 1572 के दौरान अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट की और समुद्र के दर्शन किए थे। अगला, तुकारोई अर्थात तुकाराम की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1575 में तुकाराम की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये मिलाया था 1576 में। अगला है, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1576 में लड़ा गया। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में किसके बीच हुई थी? तो मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान था। हकीम खान कौन था? ये महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। अगला है, मान सिंह प्रथम किसका विश्वसनीय सेनापति था? तो ये अकबर का था। अकबर ने फर्जंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी थी राजा मान सिंह को। अगला है, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर बैठकर मैदान छोड़कर भाग गए थे? तो ये थे महाराणा प्रताप। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने के बाद भी राणा प्रताप का नाम सम्मान से क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये शौर्य एवं देशभक्ति के प्रतीक थे। अगला है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा है? अबुल फजल ने खामनौर का युद्ध कहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मुगल शासक अकबर के अधूरे छोड़े गए मेवाड़ विजय के कार्य को किसने पूरा किया? तो मेवाड़ विजय के कार्य को पूरा किया जहांगीर ने। अगला है, 1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? तो 1580-81 में असंतुष्ट अमीरों अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित कर दिया गया था। अगला है, अकबर ने काबुल पर कब आक्रमण किया? तो ये 1581 में अकबर ने काबुल पर आक्रमण किया। काबुल पर अधिकार करने के पश्चात अकबर ने काबुल का सूबेदार बख्तुन्निसा बेगम को बनाया। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकट समय कहा है? तो ये 1581 के काल को। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये लाहौर ले गया था अकबर अपनी राजधानी 1585 में। अगला है, कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? कश्मीर को मुगल साम्राज्य में 1586 में सम्मिलित किया गया। अगला है, मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने मुगलों को कंधार कब सौंपा? तो ये मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने मुगलों को कंधार 1595 सौंपा। अगला है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर का अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कंधार विजय थी। मुगल काल में भारत और फारस के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ये कंधार ही था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा दक्षिण में कौन कौन से राज्य विजित किए गए थे? तो खानदेश और अहमदनगर को अकबर ने विजित किया था। अकबर ने अपने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। चांद बीबी कहाँ की रानी थी? चांद बीबी बीजापुर की रानी थी चांद बीबी। चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग को सफलतापूर्वक रक्षा की? तो अहमदनगर दुर्ग की चांद बीबी ने रक्षा की थी। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन के अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी। अकबर ने असीरगढ़ की विजय 1601 में प्राप्त की थी। अकबर द्वारा कुछ दुर्गों की विजय का सही कालानुक्रम है। पहले मेड़ता की विजय, फिर रणथंभौर, फिर कालिंजर, फिर असीरगढ़। अगला है, भारत और उज्बेकिस्तान के वह दो शासक कौन थे जो मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए थे? तो अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। अगला है, मुगल साम्राज्य के प्रांतों ने विभाजन पहली बार किसने किया? मुगल साम्राज्य को प्रांतों में पहली बार विभाजन अकबर ने किया था
सन 1605 में कुल मुगल सूबे कितने थे? तो 15 थे। अपने शासन के किस वर्ष अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? तो अपने शासन के 24वें वर्ष अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किस मुगल शासक की मृत्यु 1605 में हुई थी और उसे आगरा के बाहर सिकंदर में दफनाया गया? तो ये अकबर ही था। अगला पॉइंट है, किस मुगल बादशाह का कथन है कि एक राजा को विजय प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करते हैं? ये कथन अकबर का ही था। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, वो कौन कौन थे? तो आइए देखते हैं। अकबर के दरबार में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल खान खाना, अजमुल्ला एवं मुल्ला दो प्याजा नवरत्न थे। अकबर के सैन्य अभियान एक साथ देख लेते हैं। मालवा पर सैन्य अभियान अकबर ने 1561 ईस्वी में किया। वहाँ का शासक बाज बहादुर था। अकबर ने आदम खां पीर मोहम्मद को मालवा अभियान के लिए भेजा था। अगला है चुनार। चुनार पर अभियान अकबर ने 1561 में किया और किसको भेजा? आसफ खां को। आमेर पर अभियान के लिए किया अकबर ने 1562 में। वहाँ का राजा भारमल था, उसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। मेड़ता पर अभियान अकबर द्वारा किया गया 1562 में। वहाँ का राजा जयमल था, मुगल सेनापति गए थे सरफुद्दीन। गुरवाना अभियान अकबर ने 1564 में किया। वहाँ के वीर नारायण राजा था जिसकी संरक्षिका रानी दुर्गावती थी। वहाँ अकबर ने भेजा था आसम खां को। मेवाड़ विजय अभियान अकबर ने किया 1559 में। वहाँ का राजा उदय सिंह था, वहाँ स्वयं अकबर गया था। रणथंबोर अभियान अकबर ने किया 1569 में। वहाँ का राजा सुरजन राय हाड़ा था, वहाँ अकबर ने भेजा भगवान दास और अकबर स्वयं वहाँ गया था। अगले अभियान को देखते हैं अकबर के। कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान अकबर ने 1569 में किया। कब किया? 1569 में किया। वहाँ का राजा रामचंद्र था और अकबर ने वहाँ मजनू खां को भेजा था। मारवाड़ का अभियान अकबर ने 1570 में किया। वहाँ का राजा चंद्रसेन था, स्वेच्छा से अधीनता इसने स्वीकार कर ली। जैसलमेर अभियान अकबर ने 1570 में किया। वहाँ का राजा हर राय था, स्वेच्छा से इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर अभियान अकबर ने 1570 में किया। वहाँ का राजा राय कल्याणमल था, इसने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। प्रथम गुजरात अभियान अकबर ने 1572 में किया। वहाँ का राजा मुजफ्फर का तिती था, वहाँ अकबर ने मिर्जा अजीज कोका को भेजा था। गुजरात का द्वितीय अभियान अकबर ने 1573 में किया। यहाँ का राजा हुसैन मिर्जा था, अकबर स्वयं गया था। बंगाल और बिहार अभियान अकबर ने 1574 से 76 में किया। बंगाल और बिहार का राजा दाऊद खां था, अकबर ने वहाँ मुनीम खां को भेजा था। हल्दी घाटी का अभियान अकबर ने 1576 में किया। वहाँ का राजा महाराणा प्रताप था, आसफ खां और मानसिंह को भेजा था हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अकबर ने। काबुल अभियान अकबर ने 1581 में किया। वहाँ का राजा हकीम मिर्जा था, वहाँ अकबर ने मानसिंह और स्वयं गया था अकबर। कश्मीर अभियान अकबर ने 1586 में किया। वहाँ का राजा यूसुफ खां और याकूब खां थे, वहाँ कश्मीर में अकबर ने कासिम खां भगवान दास को भेजा। सिंध अभियान अकबर ने 1591 में किया। वहाँ का राजा जानी बेग था, सिंध के लिए अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। खानदेश अभियान अकबर ने 1591 में किया। वहाँ का राजा अली खां था, खानदेश ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। उड़ीसा अभियान अकबर ने 1591 में किया। उड़ीसा का राजा निसार खां था, उड़ीसा अभियान के लिए अकबर ने मानसिंह को भेजा। बलूचिस्तान अभियान अकबर ने 1595 में किया। वहाँ का राजा पन्नी अफगान था, बलूचिस्तान अकबर ने मीर मासूम को भेजा। कंधार का अभियान अकबर ने 1595 में किया। वहाँ का राजा मुजफ्फर हुसैन था, कंधार विजय के लिए शाह बेग को अकबर ने भेजा। अहमदनगर अभियान अकबर ने 1597-1600 में किया। वहाँ का राजा बहादुर निजाम शाह था, अकबर ने अहमदनगर अभियान पे शाहजादा मुराद अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। असीरगढ़ अभियान अकबर ने 1601 में किया। वहाँ का राजा मीरन बहादुर था। ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था। अब यहाँ बात करते हैं अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की। 1560-62 में पर्दा शासन, 1562 में पर्दा शासन की समाप्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 में जजिया कर की समाप्ति, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की, 1573-74 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की, 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया अकबर ने, 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति अकबर ने दी, 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की, 1580 में सूबों का विभाजन 10 साला प्रणाली की शुरुआत की अकबर ने, 1581 में अकबर का सर्वाधिक संकटपूर्ण समय BA स्मृति के अनुसार, 1582 में अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किया,
1583 में अकबर ने पशुवध निषेध और इलाही कैलेंडर की शुरुआत की। 1584 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को उपाधि दी। अगला पॉइंट देखते हैं। विविध के अंतर्गत अकबर के अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला है राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अगला आदम खां के विषय में क्या क्या सत्य है। अकबर ने आदम खां को उसके पद से हटा दिया तथा उसके स्थान पर पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया। सही है। आदम खां ने अपनी विजय से प्राप्त संपत्ति की अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। ये भी सही है। अकबर के शासनकाल को जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, तो उपयुक्त तीनों के लिए। अगला है अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति अपनाई। तो अकबर ने वैवाहिक संबंध कायम किए, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, राजपूतों को उच्च पद पर प्रदान किया। ये तीनों नीति अपनाई थी। अगला है अकबर के पुत्र शाहजहां मुराद की मृत्यु कैसे हुई थी। तो अकबर के पुत्र शाहजहां मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान से हुई थी। पश्चिमी भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था जॉन मिल्टन हॉल। अगला अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति राल्फ फिच था। अगला है जब राजस्थान की एक रियासत के कारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है, उसकी शिकायत को अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा हुआ कौन था। तो जोधपुर राजा उदय सिंह था और बादशाह अकबर। ठीक, अगला देखते हैं। किसने धाय कुल के साथ अपने संबंध को प्रभाषित करने के संदर्भ में ये वाक्य कहा, मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये अकबर ने कहा था। अगला कुछ समय बाद बीबी दौलत शाह को एक और बेटी पैदा हुई और उसने यानी बादशाह ने उसका नाम आराम बानू बेगम रखा। मेरे पिता उसे इतना अपसंद करते थे कि उसकी गुस्ताखियों के अच्छे आचरण की सीमा में मानते थे और बार बार मुझे संबोधित करते हुए कहते थे, बाबा मेरी खातिर मेरे बाद भी इस छोटी बहन के प्रति उतनी ही दयालुता रखना जैसा मैं रखता हूँ। जो हिंदी मुहावरे में लाडला या बिगड़ा हुआ बच्चा है, इस दुष्टता को सह लेना और अखड़पन को नजरअंदाज कर देना, यह संवाद किसके बीच का है। तो अकबर और सलीम के बीच का है। अगला है मान डेस्लो नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अकबर के शासनकाल में मान डेस्लो नामक यात्री भारत आया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे। तो अकबर की लोकप्रियता का कारण था उसकी मंसूबदारी प्रथा, उसकी धार्मिक नीति, उसकी भू राजस्व व्यवस्था, उसका सामाजिक सुधार। अगला है मुगल बादशाहों के विषय में सत्य कथन है। ये क्रम सत्य कथन है। जहांगीर, शाहजहां और खुसरो का जन्म राजपूत माँ के गर्भ से हुआ था। ये सत्य है। जहांगीर का, शाहजहां और खुसरो तीनों का जन्म राजपूत माँ के गर्भ से हुआ था। अगला इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था। अकबर था। अगला भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो ये अकबर के शासनकाल में। अगला किसके कथानुसार मुगल हरम सच्चरित का मंडप था। ये कहा था निजामुद्दीन अहमद ने। अगला कौन सा स्थान शेख मुबारक का जन्म स्थान है। शेख मुबारक जन्म स्थान नागौर था। अगला शेख अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो वीर सिंह देवबंदेला ने की थी। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी। तो शाहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। अगला किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम शत्रु कहा है। तो बदायूं ने ऐसा कहा है। अगला किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता कहा है। तो ये कहा है कर्नल टार्ड ने। इसके बाद हम लोग अगले क्रम में जहांगीर पढ़ेंगे।